गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं में से विकास इस पाठ के भाग 2 में आप सबका स्वागत है। हमने पहले भी भाग 1 में विकास के बारे में बहुत सारी संकल्पनाएं अध्ययन की है। आज हम विकास से संबंधित आय और अन्य मापदंड क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक जिसको बॉडी मास इंडेक्स भी कहा जाता है, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और विकास की धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आय और अन्य मापदंड क्या है। आय के अलावा व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो व्यक्ति सोचते हैं कि अपने को सुरक्षा मिले, दूसरों से आदर मिले, समानता का व्यवहार मिले, काम करने के लिए आज़ादी मिले और जीवन सुखकर हो। तो इन लक्ष्यों को लेकर बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं और आय के अतिरिक्त इन सभी लक्ष्यों को भी विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया गया है। हरियाणा में 2015-16 में 1,62,034 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। केरल में वही 1,40,190 है और बिहार में 31,454 है। तो इन राज्यों में इस प्रकार से आय के अलग अलग स्तर हमें दिखाई देते हैं। सबसे अधिक आय हरियाणा में हमें दिखाई गई है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या है, हम कैसे निकालते हैं, उस राज्य की कुल आय को उस राज्य की कुल जनसंख्या से विभाजित करके हम प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। तो औसत आय के अलावा किसी व्यक्ति की भलाई के लिए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अन्य विशेषताएं भी आवश्यक हैं। यहाँ पंजाब, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं। तो देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर पंजाब में 49 है, केरल में 11 है और बिहार में 60 है। तो जिस राज्य में शिशु मृत्यु दर अधिक होगा उन राज्यों में स्वास्थ्य की सुविधाएं कम प्रदान की गई हैं या स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। शिशु मृत्यु दर क्या है, एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे जिनकी आयु 1 साल से कम है उनके मरने का प्रमाण। ठीक है, तो जो प्रमाण जिस राज्य में सबसे अधिक होगा वह राज्य कम विकसित है और जिस राज्यों में शिशु मृत्यु दर कम होगा वह राज्य अधिक विकसित स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माने गए हैं। दूसरा जो इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है साक्षरता का दर। साक्षरता का दर के हिसाब से अगर हम पंजाब, केरला और बिहार की बात करेंगे तो हमें पंजाब में साक्षरता का दर 70% दिखाई दे रहा है, केरल में 91% है और बिहार में 47%। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो केरला में सबसे अधिक है। इसका मतलब एजुकेशन की जो पॉलिसीज़ है वो केरल में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है, जिसका लाभ अधिकतर लोगों को मिल रहा है और बच्चे वहाँ पर ज़्यादा शिक्षित हैं। पंजाब में वह 70%, उससे थोड़ा कम, और सबसे कम कहाँ है, बिहार में। तो इसका मतलब साक्षरता के दृष्टिकोण से भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है अमंग दिस 3। और निवल उपस्थिति अनुपात जिसको हम नेट अटेंडेंस रेशो कहते हैं, इसका मतलब क्या है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। तो यहाँ पर पंजाब में हम देखते हैं 81% है, केरला में 91% है और बिहार में 42% है। तो यहाँ पर भी अगर हम निवल उपस्थिति अनुपात को देखते हैं तो केरला में सबसे अधिक है। इसका मतलब केरला में शिक्षा की सुविधाएं अधिकतर बच्चों तक पहुँच गई है और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो केरल यहाँ सबसे अच्छा है, उसके बाद पंजाब और सबसे
कम या सबसे खराब स्थिति जो है वो बिहार की है। तो हम अगर यहाँ देखते हैं कि आय के अलावा इन फैक्टर्स को भी अगर हम विकास की प्रक्रिया में एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि केरल यह सबसे क्या है, इन 3 राज्यों में से अच्छा है। उसके बाद पंजाब है और सबसे जो निम्न में आता है वो कौन है, बिहार है। तो बिहार राज्यों में हमें कम विकास दिखाई दे रहा है। अगर हम सार्वजनिक सुविधाओं की बात करते हैं तो ये देखा गया है कि आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं, आपकी आय क्या है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कितनी सुविधाओं को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अगर आप अधिक से अधिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका मतलब आपका रहन सहन, जीवन की जो जीने की तरीके हैं वो तरीके क्या हैं, अच्छे हैं। आप पहले से ज़्यादा अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा अगर हम शिक्षा देने में सफल हो गए हैं, तो ये पता चलता है कि जो लोग उस क्षेत्र में रह रहे हैं उनका विकास हो रहा है। तो यहाँ शिक्षा की सुविधा कैसी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, क्योंकि ये दोनों मूलभूत हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। और खाने पीने की चीज़ों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कम कीमतों पे, बाज़ार कीमत से कम कीमतों पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा अनाज उपलब्ध कराया जाता है। उन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रकार कार्यरत है, परिवहन की सुविधाएं किस प्रकार से हैं, परिवहन के लिए लगने वाली लागत कैसी है। अगर कम लागत है तो अधिकतर लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि विकास वहाँ पर ज़्यादा हुआ है। संचार जो आज के लिए बहुत ही आवश्यक है, कम्युनिकेशन हमें जल्द होना चाहिए और कम खर्चीला होना चाहिए। जैसे आज हमारे पास जो मोबाइल की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधाएं हैं, ये सब तक पहुंचनी चाहिए और उसका इस्तेमाल अधिकतर लोग करें। इसके लिए संचार की सुविधा उपलब्ध हो और वह सस्ती हो, ये देखना हमें बहुत आवश्यक है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। जैसे केवल स्वास्थ्य की सुविधाएं देने से नहीं होगा, उन्हें खान पान भी अच्छा मिलना चाहिए, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। और उसका पता करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक टूल्स है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ये कैसे निकाला जाता है, तो बॉडी मास इंडेक्स यह वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, वजन किलोग्राम में, और उसको डिवाइड किससे करना है, ऊंचाई को जो कि मीटर में नापी गई है उसके स्क्वायर से, ठीक है। अगर सामान्य व्यक्ति है तो सामान्य व्यक्ति के लिए बीएमआई कितना है, 18.5 से लेकर 25, 18.5 से 25 अगर उसका बीएमआई है तो उस व्यक्ति की जो विकास है वो कैसी है, सामान्य है, ऐसा माना जाता है। अगर 18.5 से कम है तो उस व्यक्ति को अल्पपोषित कहा जाएगा, और 25 से यदि अधिक है तो उस व्यक्ति को हम अधिभारित कहेंगे। तो हमें ये पता करना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति कैसे हैं, व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है ना। तो उसका ये सब जो चीज़ें हैं, रहन सहन, ये सब चीज़ें उस पर प्रभाव डालती है। तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक से हमें पता चलता है कि हमारे स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर जो एक बीएमआई का चार्ट भी आपको दिया गया है, बीएमआई लेस देन 18.5 वो अंडरवेट है, बीएमआई 18.5 से 24.99 ये क्या है, हेल्दी वेट है, और 25 से लेकर 29.99 जो है वो ओवरवेट है, और बीएमआई अगर 30 से बहुत ज़्यादा है तो वो ओबेस है। इसका मतलब वो क्या है, उसको ज़्यादा ही केयर की आवश्यकता है। यहाँ पर भी आपको इस चित्र के द्वारा बताया गया है कि अगर आपको सामान्य रहना है तो आपको अपना बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में रखना है, जिसके कारण आपका वेट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, सामान्य है, ऐसा माना जाता है। ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बॉडी मास इंडेक्स आपको बताए गए हैं। यहाँ मानव विकास रिपोर्ट में विकास के बारे में लिखा जाता है।
मानव विकास रिपोर्ट यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मानदंड है। तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किया है, ऐसे ही सूचकों में से एक है। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापार स्तर पर विकास के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संदर्भ आंकड़े पर भी दृष्टि हम यहाँ पे डालेंगे। मतलब क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट केवल आर्थिक विकास ही नहीं, मानव विकास भी होना बहुत आवश्यक है ना। तो आर्थिक विकास को नापने के लिए आय का स्तर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर मानव का यदि विकास हमें नापना है तो आय के साथ साथ उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं किस प्रकार से मिल रही है, इसका भी अध्ययन करना ज़्यादा आवश्यक होता है। यहाँ तालिका में दिया गया है कि किस प्रकार से भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश है उनका विकास हुआ है। यहाँ अगर हम देखते हैं सकल राष्ट्रीय आय के हिसाब से प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में 2011 के क्रय शक्ति की क्षमता के अनुसार दिया गया है। श्रीलंका में वो 11,326 है, भारत में 6,353 है, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में यह उससे कम है। जन्म के समय संभावित आयु ये श्रीलंका में दिया हुआ है 70.5, भारत में 68.8, म्यांमार में 66.7, पाकिस्तान में 66.6, नेपाल में 70.6 और बांग्लादेश में 72.8। इसका मतलब जन्म के समय संभावित आयु को लेकर अगर हम देखते हैं तो सबसे अच्छा श्रीलंका है, और उसके बाद जो विकसित देश है उसको मानेंगे हम बांग्लादेश। विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक 2017 में, वो अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका में 10.9, भारत में 6.4, म्यांमार में 4.9 और अगर बांग्लादेश में देखते हैं तो 5.8 दिया गया है। ठीक है, तो ये जो कारक है विश्व के मानक विकास सूचकांक में अगर देशों का अगर नंबर हम देखते हैं तो श्रीलंका का नंबर 76 है। 100 में से पहले 100 में से वो क्या है 76 है। इसका मतलब श्रीलंका बाकी सभी देशों की तुलना में मानव विकास सूचकांक के हिसाब से बेहतर स्थिति में है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो भारत है जो 130 पोजीशन में है। फिर भी भारत को श्रीलंका के मुकाबले बहुत ही कम रैंक मिली हुई है, 76 और 130। इसका मतलब हमें तकरीबन क्या है 55 रैंक हम क्या है श्रीलंका से नीचे हैं। इसका मतलब हमें इन सभी चीज़ों में और विकास करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे जो HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक, और ये मानव विकास सूचकांक का जो क्रम है वो 189 देशों में से लिया गया है। जन्म के समय संभावित आयु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। तो कॉमन यूनिट यहाँ पर लिया गया है कि डॉलर है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो डॉलर में दर्शाई गई है, जिसके कारण हम आसानी से एक देशों को दूसरे देशों के साथ तुलना कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है विकास की धारणीयता। हमें पता है कि विकास यह ग्रोथ से भी नापा जाता है। जो वर्तमान में विकास की दर है वही दर भविष्य में भी होनी चाहिए। आज हम जिस दर से या जिस गति से विकास कर रहे हैं भविष्य में भी विकास की गति बढ़ती रहनी चाहिए।
ना नहीं तो फिर ऐसा हो कि आज हम विकास अधिक कर रहे हैं लेकिन उस विकास की जो दर है वो भविष्य में हम उसको कंटिन्यू ना कर पाएँ। तो विकास धारणीय होना आवश्यक है। और विकास की धारणीयता से तात्पर्य है कि वर्तमान में किए गए संसाधनों का विकास की प्रक्रिया में उपयोग यह भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पर ऋणात्मक प्रभाव ना डाले। हमें जो भी संसाधन आज विकास की प्रक्रिया में इस्तेमाल करने हैं उनका भविष्य को ध्यान में रखकर ही उसका उपयोग करें, क्योंकि भविष्य में भी उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। आज ही अगर हम उन संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो भविष्य में हमारे जो विकास की गति है वो धीमी हो सकती है और उसका खामियाजा आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को उठाना पड़ सकता है। तो हमें जो भी मिला है, हमें अपने पूर्वजों से दुनिया विरासत में नहीं मिली, हमने अपने बच्चों से उधार ली है। इसका मतलब क्या है? उस हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन रखने हैं। सतत विकास क्या है? हमें सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है? संसाधन के अधिक उपयोग से आपका क्या अभिप्राय है? अक्षय संसाधन के उदाहरण कौन से हैं और गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण यहाँ पर हमें देने हैं। तो विकास की धारणीयता में हमें इतनी कंसेप्ट को पढ़ना है। यहाँ पर जब हम देखते हैं भूमिगत जल, हमें पता है कि जल यह सबके लिए आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति से लेकर जो कारखानदार है सब तक जल की आवश्यकता है। लेकिन हम देख रहे हैं हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। भारत में बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर क्या है, पानी का जो जल का जो स्तर है, भूमिगत जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। पहले हमें 100 या 200 फीट कूप नलिका खोदने से पानी लगता था, लेकिन आजकल हमें 500-600 फीट तक कूप नलिका को खोदना पड़ रहा है, तब भी पानी लगेगा। इसकी संभावनाएं क्या है? कमी है। तो इन 20 वर्षों में हमने जो जल का स्तर है, जल का जो स्थिति है, वह स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। एक तो मौसम बदलने के कारण पर्जन्य कम हुआ है, बरसात कम हुई है, और हम जो ज़मीन में से पानी निकाल रहे हैं उसका भरण नहीं कर रहे हैं। जितना पानी निकाला जा रहा है उसको ज़मीन में फिर से पुनर्भरण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो जल का स्तर है वह मेंटेन नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे और क्या है, नीचे नीचे की ओर जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही तो भविष्य में हमें पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। आज भी अगर हम देखते हैं तो भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हमें 4-4, 5-5 किलोमीटर से घर में इस्तेमाल करने के लिए या पीने के लिए पानी लाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ ना हो और ये संकट फिर से और अति तीव्र ना हो, इसको ध्यान में देखते हुए हमें भूजल स्तर को बढ़ाना जरूरी है। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा पुनर्पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? पुनर्पूर्ति, जितना हमने निकाला है उतना अगर हम उसमें फिर से डाल देते हैं तो ज़मीन में जो जल का स्तर है वह क्या है, मेंटेन रहेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिसको वाटर हार्वेस्टिंग भी कहा गया है, जो हमारे घर है, घर के छतों में जितना बरसात का पानी जमा हो जाता है उसको हम ज़मीन में क्या करें, डालें, ताकि अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, उसको उस पानी को ज़मीन में डालने से भूमिगत जल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन का भी एक हमें उदाहरण यहाँ पर लेना है। गैर नवीकरणीय संसाधन मतलब क्या है? जिसको हम बढ़ा नहीं सकते, उसका जो स्टॉक है वो क्या है, लिमिटेड है।
और उसका इस्तेमाल हमें विकास में उसी प्रकार करना है जिस प्रकार उसके स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। जैसे कि यहाँ पर कच्चे तेल का हमने एक उदाहरण लिया है। कच्चे तेल के जो भंडार है मध्य पूर्व देशों में 807.7 थाउजेंड मिलियन बैरल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वो 50 है और विश्व में क्या है 1696.6 थाउजेंड मिलियन बैरल है। ये भंडार 2017 के हिसाब से। भंडारों के चलने की अवधि अगर हम वर्षों में देखते हैं, इसी प्रकार अगर हम कंज्यूम करते रहें कच्चे तेल को, तो मध्य पूर्व में जो स्टॉक है वो 70 सालों तक चल सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो 10 से अधिक साल चल सकता है। और विश्व भर में अगर हम इसी तरह से इसी दर पर यदि हम कच्चे तेल का इस्तेमाल करेंगे तो 50 सालों के बाद हमें कच्चे तेल की उपलब्धता नहीं होगी या कच्चा तेल हमें उपलब्ध नहीं होगा। तो 50 साल तक यह पर्याप्त है। इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा फिर 50 साल के बाद क्या होगा। तो एक तो हमें इन सभी चीज़ों के लिए पर्यायी संसाधन ढूंढने पड़ेंगे या फिर इन कच्चे तेलों को कम से कम इस्तेमाल करें या उस कच्चे तेल की इफ़िशियंसी बढ़ाएं। जो कच्चा तेल इस्तेमाल होता है वाहनों में होता है, बाकी अन्य जगह पर होता है, तो वहाँ पर कोई पर्यायी दूसरा अच्छा विकल्प है क्या, उसको भी हमें ढूंढना पड़ेगा ताकि ये जो भी स्टॉक है ये क्या है लिमिटेड स्टॉक है और ये हमारे भविष्य की पीढ़ियों को भी इस्तेमाल करने के लिए बचना चाहिए। ये संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियाँ हैं। यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, ये पर्याप्त नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती है तो प्रत्येक पर उसका भार पड़ता है। हम आज भी देख रहे हैं, आज की स्थितियाँ अगर हैं तो पेट्रोल के जो दाम है वो क्या है 90 से ज़्यादा हो गए हैं। इसका मतलब जो 70-75 रुपीज़ पर लीटर था पेट्रोल, वो आज क्या है 90 रुपीज़ से ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब अगर हम इसी प्रकार उसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें उसके लिए बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी और वो जो कीमत है वो सभी लोग उसको चुकाने में सक्षम नहीं होंगे, जिसके कारण जो विकास की गति है वो क्या हो जाएगी धीमी हो जाएगी। और ये जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते रहेंगे तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगा हो जाएगा और महंगा होने के कारण उसका जो भार है सभी जनता पर पड़ेगा और इसमें सबसे ज़्यादा आम जनता प्रभावित होगी। तो आम जनता के लिए इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वह क्या है बहुत ही त्रासदायी हो सकती है। तो विकास के लिए इतना ही। धन्यवाद।